हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। नई बुक में अब वो चैप्टर नंबर 7 है और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं। बेटा जस्ट रिक्वेस्ट है, जस्ट 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स इस लेक्चर को ध्यान से देखो। इस बात की गारंटी आप ये लेक्चर फिर पूरा देखोगे, ना सिर्फ ये लेक्चर, फिर मेरे सारे लेक्चर्स देखोगे। जस्ट 5 मिनट्स, मेरे कहने पर सिर्फ 5 मिनट और 10 मिनट रखो। इस बात की पूरी गारंटी, ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। ये चैप्टर आपको इतने सही तरीके से समझ में आ जाएगी, फिर आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगा इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, आपको मेरे ख्याल से बस वो देखना और पड़ जाएगा। अदरवाइज इस लेक्चर को देखने के बाद ये चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट आपको पक्का क्लियर हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 फॉर न्यू बुक। अगर नई बुक की बात करें तो इसमें चैप्टर नंबर 7 है क्लास 9 का मोशन। ठीक है, ओके। तो और ये नोट्स भी बेस्ट होने वाले हैं। इसके नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा दीज आर द टॉपिक्स जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। मैं साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हुआ जा रहा हूँ बेटा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप छोड़ नहीं सकते इसको। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन भी आ सकती है, और ग्राफ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ग्राफ भी सीखेंगे। स्पीड वेलोसिटी में डिफरेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात समझ में बेटा। एक्सेलरेशन का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्राफ बेटा। इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन नहीं आ रही, सिर्फ आपको इक्वेशन ऑफ मोशन समझना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझने हैं, और इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स करने हैं हमें। ठीक है, यानी एक न्यूमेरिकल आ भी सकता नहीं आ सकता, बट इस चैप्टर के अंदर ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जिस जिस टॉपिक पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, इस टॉपिक्स को आपको ध्यान से समझना है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कौन कौन से टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप समझ चुके होंगे। जस्ट जिनको नोट करना है जस्ट नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं फर्दर आगे बढ़ूँ, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपको इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना, स्किप बिल्कुल नहीं करना। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सो इंट्रोडक्शन। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा, रेस्ट मोशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझो रेस्ट। रेस्ट का मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उसको हम रेस्ट बोलते हैं। अगर वो अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है, जिस जगह पर है उसी जगह पर है। तो अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को नहीं बदल रहा है, उसको बोलते हैं कि बॉडी रेस्ट पे है। अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट पोजीशन डज नॉट चेंज। अगर उसकी पोजीशन नहीं बदली, पहले जिस जगह पर था अभी भी उसी जगह पर है। मान लो ये पहली पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, यहाँ पर आ ही नहीं रहा, इस जगह पे मूव, मतलब ना इधर जा रहा है ना इधर, जिस जगह पर है उसी जगह पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है, तो हम इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी वो मोशन ही नहीं कर रहा। मोशन ही नहीं कर रहा। मोशन क्या होता है? जब अपनी बॉडी, कोई भी बॉडी अगर पोजीशन बदल रही है तो मोशन, अगर पोजीशन नहीं बदल रही तो रेस्ट। रेस्ट का मतलब रुका हुआ बेटा। ठीक है, जस्ट लाइक ये पेन रुका हुआ है, इसको बोलते हैं रेस्ट। अगर ये मूव करा दें हम तो उसको बोलते हैं मोशन। तो मोशन में क्या करता है, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदलता है। अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदल रहा है तो हम उसको बोलेंगे स्टेट ऑफ मोशन। अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन नहीं बदलेगा तो हम उसको बोलेंगे स्टेट ऑफ रेस्ट। तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। और कॉन्टिन्यूसली चेंज होने चाहिए, नहीं कि पोजीशन बदल के यहाँ आ गया फिर रुक गया ना। कॉन्टिन्यूसली वो मोशन, जस्ट लाइक वाइब्रेशन में बेटा लगातार होता है। ठीक है, तो वाइब्रेशन, फैन का घूमना, गाड़ी का चलना, ठीक है, अगर हम भी ऐसे कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं तो हम भी मोशन में। तो मोशन का मतलब व्हेन एनी बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन कॉन्टिन्यूसली। अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को कॉन्टिन्यूसली बदलता रहता है तो उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन। अच्छा, अब मोशन डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं बेटा। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन हमने पत्थर रस्सी से बांधा घुमा रहे हैं, ये सर्कुलर मोशन है। ठीक है, ओके, सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। लीनियर मोशन, जब बॉडी बेटा सीधा स्ट्रेट पाथ पे जा रही है, जस्ट लाइक हाईवे, सीधा जा रही है गाड़ी, इसको बोलते हैं स्ट्रेट मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में क्या हो रहा है बेटा, ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक पेंडुलम, इधर गई घूमकर वापस इधर आई, तो ये पेंडुलम वाला मोशन। तो पेंडुलम वाला जो मोशन होता है वो ऑसिलेटरी मोशन होता है। ऑसिलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को रिपीट करता है। अगर वो यहाँ पर इसकी पहली पोजीशन, तो ये जाएगा और वापस आएगा, तो अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा है। तो कोई भी बॉडी अगर अपनी पोजीशन को रिपीट करता है उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। जस्ट लाइक बेटा अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है, यहाँ से घूमना शुरू किया, घूमकर वापस अपने, तो अपनी पोजीशन को वापस रिपीट किया ना इसने, तो इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेशन का मतलब एक कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल के बाद वो अपने आप को रिपीट करता है, उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी। तो सर्कुलर मोशन हो सकता है, ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है, लीनियर मोशन हो सकता है, कैसे मोशन हो सकता है। चलो आगे फर्दर समझते हैं बेटा। ये आप याद करो या नहीं करो कोई दिक्कत नहीं, आपके बुक में इतना ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं दे रखा। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हुआ चलूँगा, वो नहीं छोड़ना आपको। चलो स्टार्ट करते हैं नाउ।
किसी भी टॉपिक को समझने के लिए हम फिजिकल ये स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट भी समझना बहुत जरूरी है बेटा। स्केलर क्या होता है? ऐसे फिजिकल क्वांटिटी बेटा, फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसको आप नाप सकते हो, जैसे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये सारा। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन नहीं होता, स्केलर के लिए डायरेक्शन नहीं होता, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता बेटा, मैग्नीट्यूड होता है। बच्चे बहुत सारे समझ नहीं पाते ये मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है। बेटा जैसे आप वेट को किस चीज़ में नापते हो, वेट को आप नापते हो केजी में, डिस्टेंस को आप नापते हो मीटर में, मीटर में। तो आप जिस चीज़ को जिससे नापते हो वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मैंने कुछ चीज़ नापा, वो 5 किलो निकला, ये 5 किलो क्या है? ये उसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी वैल्यू। कोई चीज़ गाड़ी है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। ये स्पीड का मैग्नीट्यूड है, आपने भी स्पीड को नापा है उस क्वांटिटी से, उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब जिससे आप जिसको नापते हैं उसकी जो वैल्यू होती है वो मैग्नीट्यूड। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो है, जैसे गाड़ी चल रही है, ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड है 40 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन गाड़ी कभी इधर जा रही है, 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 तो कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो जिस क्वांटिटी में कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, मतलब ऐसे गई फिर इधर फिर इधर फिर कभी ऐसे ऐसे भी घूम सकती है, तो कोई भी मोशन हो रही है अगर उसमें डायरेक्शन नहीं है तो उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बेटा जिसमें डायरेक्शन भी, जस्ट लाइक हम रॉकेट लॉन्च कर देते हैं, रॉकेट लॉन्च कर देते हैं ना बेटा, तो जब हम रॉकेट लॉन्च सीधी डायरेक्शन में जाते हैं, एक फिक्स डायरेक्शन है इसकी, ये सीधा ही जाएगा, ठीक है। तो जिसमें फिक्स डायरेक्शन होता है और उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसी जिसमें डायरेक्शन होती है, एक फिक्स डायरेक्शन होती है, वो मुड़ेगी नहीं इधर उधर। दिवाली का रॉकेट नहीं है, असली वाले रॉकेट की बात करें, दिवाली वाला तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या बेटा? जिसमें डायरेक्शन नहीं होता, एंड वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। एंड डेफिनेशन लिख दी है मैंने, इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें दोनों होता है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का एग्जांपल ले रखा है, ठीक है। मैं अभी डिस्प्लेसमेंट भी बताऊंगा क्या होता है, वेलोसिटी भी बताऊंगा, जस्ट समझो बस। आगे बढ़ते हैं बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने इस टॉपिक के लिए वेरी इंपॉर्टेंट लिखा था, आप इसको नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो चलो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पहले बेसिक बात बता देता हूँ, फिर ये बात तो क्लियर हो ही जाएगी। डिस्टेंस क्या होता है बेटा? मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसको यहाँ पहुँचना है। अब दो तरीके हैं, एक है एक्चुअल पाथ, जो रास्ता बना रखा है वो सीधा नहीं बना हुआ, इधर जाना है फिर इधर जाना है, फिर इधर जाना है फिर इधर जाना है, ये है रास्ता। एक बंदा आता है और वो इस रास्ते को फॉलो करता है, और दूसरा बंदा आता है बेटा, वो इस रास्ते को फॉलो करता है। तो हमारे पास दो बंदे हैं, ठीक है, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या करता है? जो उसका एक्चुअल पाथ है उसी पाथ को फॉलो करता है, इस रास्ते से गया। और दूसरा बंदा कहता है नहीं, मैं चेक कूद के जाऊँ, फांद के जाऊँ, चाहे कुछ भी करके जाऊँ, जाऊँगा तो सीधा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो सबसे छोटा डिस्टेंस था वो इस बंदे ने ट्रैवल किया है, चाहे कैसे भी किया। तो जो सबसे छोटा रास्ता होता है ना, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल यानी पहला पोजीशन, इनिशियल पोजीशन यानी स्टार्टिंग पॉइंट जिसको बोलते हो आप, एंड फाइनल पोजीशन जो आपका एंड पॉइंट होता है, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। टोटल पाथ लेंथ, जो रास्ते की लंबाई है कुल, जिस रास्ते पे दूसरा बंदा चल कर गया है, दैट पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये है डिस्टेंस। इसका ये मतलब है बेटा कि डिस्टेंस कुल रास्ते की लंबाई होती है और डिस्प्लेसमेंट को रास्ते से कोई मतलब नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट, फाइनल पॉइंट, इन दोनों का जो सबसे छोटा डिस्टेंस है वो, जैसे सर्कुलर पाथ है। अब भाई बंदा यहाँ पर है, उस बंदे को यहाँ पहुँचना है, ठीक है, ये सेकंड पोजीशन यहाँ पहुँचना है। तो एक तो भाई रास्ते पे चल के जा रहा है, दूसरा कह रहा है मुझे रास्ते से कोई मतलब नहीं, मैं तो सीधा आऊँगा। तो इस पॉइंट का इस पॉइंट से सबसे छोटा जो रास्ता है वो ये है। तो सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट का, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और डिस्टेंस होता है पाथ लेंथ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से एक बात क्लियर हुई कि जो बेटा डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट, उसमें एक फिक्स डायरेक्शन होता है। आप देख रहे हो, यहाँ से यहाँ एक फिक्स डायरेक्शन, यहाँ से यहाँ एक फिक्स डायरेक्शन।
तो इसमें एक फिक्स्ड डायरेक्शन होता है, और हमें पता है जिसमें फिक्स्ड डायरेक्शन होता है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अभी हम पढ़ कर आए हैं, जिसमें डायरेक्शन होता है उसको वेक्टर बोलते हैं, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता उसको स्केलर बोलते हैं। इसका ये मतलब है कि जो डिस्टेंस है हमारा, कभी ये डायरेक्शन, कभी ये डायरेक्शन, कभी ये डायरेक्शन, कभी डायरेक्शन बदल रही है, तो जिसमें डायरेक्शन बदलती रहती है ना उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। यानी जो हमारी स्पीड है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये बात हमारी क्लियर हो गई। इसके अलावा आप देख रहे हो कि सबसे छोटा जो पाथ होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर होता है। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल, या तो बड़ा होगा या तो बड़ा होगा। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई बेटा? नहीं आई होगी बात समझ में। मान लो एक बंदा है, यहां से यहां गया ये सबसे छोटा रास्ता ट्रेवल करके, और जो दूसरा बंदा गया उसका रास्ता भी यही था, मतलब जो एक्चुअल पाथ है वो भी यही है, और जो पहला बंदा गया वो इसी रास्ते पे गया। यानी ये डिस्प्लेसमेंट है और जो डिस्टेंस है वो भी यही है, क्योंकि रास्ता ही बना रखा है। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, क्योंकि दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो अगर एक ही डायरेक्शन में अगर वो गया तो वो डिस्प्लेसमेंट ही कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट का हो उसको या डिस्टेंस का हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब डिस्टेंस बराबर भी हो सकता है और डिस्टेंस ऑलवेज बड़ा होगा, छोटा कभी नहीं होगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब मैं इसके डेफिनेशन में क्या बोलूँगा, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिस्टेंस और इक्वल। बराबर भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट और छोटा होगा, डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं होगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? इसके अलावा बेटा अगर कोई भी बॉडी जाकर वापस आ गई उस केस में हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे जीरो। क्यों? हमें नहीं मतलब उसने कौन सा रास्ता फॉलो किया, हमें इस बात से मतलब है कि वो जहां पहले था स्टार्टिंग पॉइंट और जहां वो बाद में है फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर वो यहां से निकला यहां गया और वापस यहीं आ गया तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों यही है, तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है क्या? कुछ भी नहीं। यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, हमें रास्ते से मतलब है। वो ऐसे गया फिर ऐसे आया, तो जो रास्ता उसने ट्रैवल किया है, जाने की लंबाई प्लस आने की लंबाई दोनों, यानी डिस्टेंस में हमें नहीं मतलब कि स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट क्या है, वो रास्ता कुल चला कितना है वो होता है डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमें मतलब है कि इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है, उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्टेंस कांट बी जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। तो ये 3-4 पॉइंट मैंने आपको डिफरेंस के फॉर्म में बता दिया। यही डिफरेंस आपको याद करना है एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू कांट स्किप इट। ठीक है, चलो हमने नेक्स्ट टॉपिक यही रखा हुआ है डिस्टेंस, है ना। चलो तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। तो मैं आपको बता चुका हूँ डिस्टेंस क्या बेटा, लेंथ ऑफ एक्चुअल पार्ट ट्रेवल एन ऑब्जेक्ट, यही बताया था मैंने। डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फार पॉइंट, या फाइनल पॉइंट भी लिख सकते हो। इसके अलावा डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है। इट रिमेन्स पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, ये कभी जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। ये जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर पाथ। ठीक है बेटा, ये डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर पाथ, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और इट्स लेसर देन डिस्टेंस। हमेशा डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है, और ये क्या होता है, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ध्यान में रखना बेटा, ये लीनियर पाथ हटा देना। ठीक है, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखना बेटा। दीज आर डिस्क्रिप्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको याद करना है। आपको, मुझे नहीं लगता इसके बाहर ना आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी याद करने की जरूरत पड़े। जो मैं बताता जाऊँ करता जाओ, बस करते जाओगे, आपका कुछ भी बाहर से नहीं आ रहा, गारंटी है इस बात की। चलो नेक्स्ट बेटा, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बेटा, जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी बेटा इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यानी पहले 1 सेकंड में अगर वो 5 मीटर गया तो अगले 1 सेकंड में भी 5 मीटर जाएगा, अगले 1 सेकंड में भी 5 मीटर जाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या, व्हेन एन ऑब्जेक्ट और बॉडी
ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 1 सेकेंड में 5 मीटर जा रहा है तो अगले 1 सेकेंड में भी, यानी सेकेंड दूसरे सेकेंड में ये 10 मीटर ट्रैवल करेगा। यानी पहले सेकेंड में 5, तो जब दूसरा सेकेंड होगा तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, यानी 1 सेकेंड में 5 किया तो अगले 1 सेकेंड में भी इसने 5 ही किया। ठीक है, जब 3 सेकेंड हुए तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 15 मीटर। आप देख रहे हो एक एक सेकेंड बढ़ता जाएगा, 5-5 मीटर बढ़ता जाएगा, यानी 1 सेकेंड में 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है वो। पहले सेकेंड में 5, दूसरे सेकेंड में कितना 10, दूसरे सेकेंड में कितना, तो 2 सेकेंड में कितने हुए 10 मीटर। बात समझ में आई? यानी 1 सेकेंड में 5 तो अगले सेकेंड में भी 5 ही मीटर। तो डिस्टेंस सेम ट्रैवल करेगा इक्वल टाइम में। और नॉन यूनिफॉर्म आप समझ गए होंगे कि हम टाइम अगर सेम रखेंगे तो डिस्टेंस से सेम ट्रैवल नहीं करेगा। पहले 1 सेकंड में 5 मीटर, दूसरे 1 सेकंड में 3 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 10 मीटर। कभी स्पीड कम करेगा, कभी बढ़ाएगा। जैसे ट्रक के ड्राइवर होते हैं, भीड़ होती है तो स्लो कर देते हैं, नहीं तो भगाते हैं तूफानी। तो स्पीड बढ़ती घटती रहती है। तो जिसमें स्पीड बढ़ती घटती रहती है, या ये कह लो कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करता, उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। इन दिस टाइप ऑफ मोशन द बॉडी विल ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। टाइम हम फिक्स रखेंगे 1 सेकंड में 5, लेकिन अगले 1 सेकंड में 5 नहीं 3, अगले 1 सेकंड में कितना 10, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। तो जब बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो यूनिफॉर्म मोशन, और जब बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इक्वल टाइम में तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब बात करते हैं स्पीड की। यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन आराम से लिख लोगे बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो स्पीड की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी पता होना चाहिए, तो मैं साथ में बताता जाऊंगा डिफरेंस। मैंने इसमें डिफरेंस नहीं लिखा, लेकिन आपका डिफरेंस ना बिल्कुल वैसा है जैसा आपने इसमें पढ़ा था ना, ये डिफरेंस पढ़ा था, बिल्कुल कुछ कुछ वैसा ही है। चलो अभी दिखाते हैं बाद में। तो स्पीड क्या होता है बेटा? द मेजर ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में, यानी 1 सेकेंड में बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो उसकी स्पीड होती है। 1 सेकेंड में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वही उसकी स्पीड होती है। अगर मैं बोलूँ कि कोई बॉडी 1 सेकेंड में 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है, मतलब इसकी स्पीड क्या है बेटा? स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई भी बॉडी 1 सेकेंड में 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। मैंने वही बोला ना, एक यूनिट टाइम में। यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड 1 घंटा ऐसा। तो अगर 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो उसकी स्पीड। ठीक है, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड। ठीक है, एस स्पीड। चलो, अरे भाई साहब थोड़ा सा मिटाते हैं यार। चलो, स्पीड। ठीक है, तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसके बाद आता है मेरा क्या है भाई? इफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म मोशन देन देयर विल बी अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी एक फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम में तो उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हो गई स्पीड। और क्योंकि स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता बेटा, नॉट ए डायरेक्शन, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। हमने स्पीड की बात करी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो भाई डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब स्पीड भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि हमारी डेफिनेशन के हिसाब से जो डिस्टेंस है, फॉर्मूले में डिस्टेंस आ रहा है ना, और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड भी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब स्पीड भी 0 नहीं हो सकता, और डिस्टेंस 0 हो सकता है अगर वो चले ही नहीं तो स्पीड भी इसका मतलब चलेगा ही नहीं, तो है ना। बात समझ में आ गई बेटा? तो डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई वेलोसिटी। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ अ बॉडी बाय अ बॉडी यूनिट टाइम। क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम है स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, इसलिए स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी। इतना दिमाग में रखो फिलहाल। चलो आगे करते हैं बेटा। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। चलो, तो वेलोसिटी क्या होता है? इसमें डायरेक्शन होती है। वेलोसिटी भी एक टाइप की स्पीड होती है। वेलोसिटी भी क्या होती है? एक टाइप की आपकी बेटा स्पीड होती है। वेलोसिटी भी क्या होती है? आपकी स्पीड होती है। क्या होती है बेटा? स्पीड, लेकिन इन अ फिक्स डायरेक्शन, यानी इसमें डायरेक्शन होती है। वेलोसिटी क्या है? एक ऐसी स्पीड, ऐसी मूविंग बॉडी जिसमें एक फिक्स डायरेक्शन हो। ऐसी मूविंग बॉडी मतलब एक ऐसी बॉडी जो मूव कर रही हो एक पर्टिकुलर स्पीड हो लेकिन एक फिक्स डायरेक्शन में, उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो व्हाट इज वेलोसिटी बेटा? व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन।
आगे बात समझ, स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन, तो इसका जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है बेटा बिल्कुल वही आपका डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमने पिछले बार डिस्टेंस इसलिए लिया था ना क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं थी, इसलिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है इसलिए हम इसमें डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो बेटा कि व्हाट इज वेलोसिटीज, ठीक है, व्हाट इज वेलोसिटी आपको बात क्लियर हो रही हो। चलो, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये बात हम कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, इसके अलावा देखो इसमें एक एवरेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला बेटा, एवरेज वेलोसिटी। हाँ चलो यहाँ लिख देता हूँ एवरेज। इसका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। यहाँ पर जो यू और वी लिखा है ना, ये मैं बताता हुआ चलता हूँ यू और वी है क्या। यू फॉर बेटा इनिशियल वेलोसिटी, यू क्या बेटा इनिशियल वेलोसिटी, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वाली स्पीड ना, और वी क्या है बेटा फाइनल वाली स्पीड, फाइनल वाली स्पीड। हो सकता है कभी भी कोई, जैसे कोई भी गाड़ी वाला है कभी अपनी स्पीड को कम कर रहा है कभी स्पीड को बढ़ा रहा है, तो एक फिक्स एवरेज होता है, उस स्पीड को हम एवरेज स्पीड बोलते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। और कुछ है इसमें ऐसा कुछ जो मुझे बताना चाहिए? हाँ, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि नेगेटिव हो सकता है इसलिए वेलोसिटी क्या क्या हो सकती है बेटा, ये नेगेटिव भी हो सकती है, ये ज़ीरो भी हो सकती है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। फिर सुनो, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज वेलोसिटी बेटा, इट इज द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। व्हाट इज वेलोसिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो। तो मेरे ख्याल से 3-4 पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गया, अगर आपने पॉइंट बना के लिख दिया तो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस भी आराम से लिख पाओगे। जिन्हें पॉइंट बना के लिखना है तो बेटा मैंने बहुत सारी बातें बोली है, आप मेरे बोले हुए शब्दों को लिख दो उठा के। अब व्हाट इज वेलोसिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। और क्या बेटा, ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके देन डन, क्लियर। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एक्सेलरेशन। बच्चों को समझने में यहाँ प्रॉब्लम आती है, तो मैं थोड़ा एक्सेलरेशन को डिटेल में क्लियर करता हूँ। व्हाट इज एक्सेलरेशन बेटा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एक्सेलरेशन और स्पीड में। मैं आपको बता दूं व्हाट इज एक्सेलरेशन इज, व्हाट इज एक्सेलरेशन बेटा, द रेट ऑफ, लिखा हुआ भी होगा इधर, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बेटा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, आपको बस इतना लिखना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का क्या मतलब है, मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो एक ट्रक है और एक फरारी है, फरारी, चलो फरारी नहीं यार BMW लेते हैं, जो लिखना आसान है वो लिखते हैं। तो ट्रक लिया बेटा हमने और हमने एक BMW लिया, इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और फिक्स है 100, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि इन दोनों में से एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा है? बच्चे कहते हैं इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा। ना भाई, दोनों का ही एक्सेलरेशन ज़ीरो है, दोनों का ही एक्सेलरेशन ज़ीरो है। एक्सेलरेशन का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि स्पीड में कौन भाग रहा है। एक्सेलरेशन का ये मतलब है कि अपनी स्पीड को बदल कौन रहा है और कितनी तेजी से बदल रहा है। ये भी फिक्स स्पीड से चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, स्पीड बदल नहीं रहा। ये भी फिक्स स्पीड से चल रहा है, ये भी अपनी स्पीड नहीं बदल रहा। एक्सेलरेशन का जो एक्चुअली फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पे लिखा है क्या? नहीं लिखा। इस एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी होता है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी भी वही, फाइनल वेलोसिटी भी वही। भाई स्टार्टिंग में 40 थी, बाद में भी 40, स्पीड तो चेंज ही नहीं करी इसने। तो जब स्पीड चेंज ही नहीं करी तो एक्सेलरेशन कितना? जीरो। एक्सेलरेशन का मतलब है स्पीड का बदलना। अगर स्पीड नहीं बदल रही तो एक्सेलरेशन है ही नहीं। इसका मतलब दोनों का ही एक्सेलरेशन जीरो, चाहे कोई भी किसी भी स्पीड से जा रही हो। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि एक गाड़ी है, ठीक है, आगे उसने रेड लाइट देखा, उसने धीरे 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 अपनी स्पीड बदल, पहले 40 से 0 कर ली 2 सेकेंड्स में। और एक थोड़ा सा पागल सा ड्राइवर है, इसने यहाँ इसकी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी या मीटर पर सेकेंड की स्पीड थे, यहाँ से 0 कर दी
जस्ट 1 सेकेंड में पटाख से ब्रेक मार दिया इसने, तो इन दोनों में एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा? तो एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा होगा बेटा? स्पीड तो दोनों ने ही चेंज करी, 40 से 0 दोनों ने 40 की स्पीड चेंज करी, लेकिन इसने 2 सेकंड में करी, इसने 1 सेकंड में करी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि कोई भी अपनी स्पीड को कितनी तेजी से बदलता है, तो जो अपनी स्पीड को तेजी से बदलेगा, जल्दी जल्दी बदलेगा, उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा। एक्सेलरेशन का मतलब है स्पीड का बदलना। अब स्पीड जो बदल रही है वो कितना फास्ट बदल रही है बेटा। जो हमारी रेलवे ट्रेन है, देख लो कितना धीरे 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 अपनी स्पीड बदलती है। पहले आराम से चलेगी, धक्का लगेगा, अभी धीरे 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 स्पीड बदलेगी। तो एक तो वो है, वो भी स्पीड बदल रही है। एक हमारी मेट्रो ट्रेन है, प्लेटफॉर्म छोड़ते छोड़ते उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब ये जो मेट्रो ट्रेन है ये भी अपनी स्पीड बदल रहा है, और ट्रेन वाली भी अपनी स्पीड बदल रही है। तो ट्रेन वाली स्पीड को थोड़ा धीरे बदल रही है, मेट्रो वाली थोड़ी जल्दी बदल रही है। तो जो अपनी स्पीड को तेजी से बदले उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर स्पीड नहीं बदल रही है तो एक्सेलरेशन 0, अगर स्पीड बदल रही है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू है। अच्छा, बदलने में भी 2 चीज़ें हैं। एक स्पीड बढ़ना, क्योंकि स्पीड देखो पहले कम थी, बाद में बढ़ गई स्पीड, तो इसमें भी बदल रही है। तो स्पीड अगर बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। स्पीड मान 80 थी, ब्रेक मार मार के कम कर दी। तो अगर स्पीड घट रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के 3 है। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड बदल ही नहीं रही। स्पीड बदल ही नहीं रही, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन। अगर स्पीड बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और अगर स्पीड घट रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। चलो मैंने आपको डिटेल में मेरे ख्याल से एक्सेलरेशन समझा दिया है। ठीक है, एक्सेलरेशन का आपको फॉर्मूला भी बता दिया, v-u/t, और आपको डेफिनेशन भी बता दिया। आई होप इतना क्लियर है आपको बेटा। एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव कब होगा? जब स्पीड बढ़ेगी। एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव कब होगा? जब स्पीड घटेगी। यानी एक्सेलरेशन तीनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। इसका मतलब है स्पीड का डिक्रीज होना, स्पीड का डिक्रीज होना। इसका मतलब है स्पीड का इंक्रीज होना, स्पीड का इंक्रीज होना। मेरे ख्याल से इतनी बात क्लियर हो गई होगी, आप समझ लें बेटा। देखो यार, रिटार्डेशन भी लिखा हुआ है। रिटार्डेशन का मतलब है स्पीड का डिक्रीज। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। मैंने आपको एक्सेलरेशन बड़ा डिटेल में बता दिया, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग गया है। चलो आगे करते हैं बेटा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है ना बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है ना आपका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसको हम ST ग्राफ, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट बेटा, ठीक है, T फॉर टाइम, ठीक है, इसका ग्राफ, ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है ये बनता है आपका मोशन का। और मोशन आपके 2 टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी जो अब हम ग्राफ बनाने वाले हैं वो यूनिफॉर्म मोशन का बनाने वाले हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बनाने वाले हैं। चलो ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा यूज़ कर लिया जाए कुछ। ठीक है, तो मैं बनाने वाला हूँ। देखो बेटा, एक लाइन हम इधर बनाते हैं, एक लाइन हम इधर बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस, जो आपका एक्स एक्सिस होता है ना, इस पर ऑलवेज टाइम लेते हैं बेटा, ऑलवेज टाइम, मीटर पर, ये टाइम तो सेकंड में होगा। चलो यहाँ पे ऑलवेज, क्योंकि हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे हैं, तो एक जगह पे टाइम एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे डिस्टेंस। बस आप इतना ही ले लो, डिस्टेंस और टाइम। और इसकी जो लाइन बना दो, बिल्कुल स्ट्रेट बना दो बेटा, बिल्कुल स्ट्रेट बना दो, बिल्कुल स्ट्रेट बना दो ऐसा, बिल्कुल स्ट्रेट। तो अगर लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट बन रही है तो इसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। और अगर आपका ग्राफ में टाइम आपने इधर लिया इन सेकेंड्स, आपने यहाँ डिस्टेंस लिया इन मीटर, और आपका ग्राफ कभी ऐसा बन सकता है, यहाँ पे लिख लेना बेटा, टाइम डिस्टेंस, आपका ग्राफ ऐसा बन सकता है, आपका ग्राफ ऐसा बन सकता है, ऐसा नहीं बन सकता भाई, ऊपर कैसा भी बन सकता है। ठीक, सीधी लाइन नहीं बनेगी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कभी भी सीधा नहीं बनता, सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ सीधा बनेगा, टाइम इधर डिस्टेंस इधर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, हटाते हैं फिर। नेक्स्ट पेज बेटा हमारा, अब जो मैं ग्राफ बनाने वाला हूँ वो बनाने वाला हूँ मैं एक्सेलरेशन का। ठीक है, किसका बनाने वाला हूँ बेटा? एक्सेलरेशन का। चलो नेक्स्ट ग्राफ बनाने वाला हूँ मैं एक्सेलरेशन का। क्योंकि एक्सेलरेशन 3 टाइप के हैं तो ग्राफ भी 3 टाइप के बनेंगे आपके।
कौन से, अच्छा एक्सेलरेशन में एक है ना हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैं अभी जो एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाने वाला हूँ वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बनाने वाला हूँ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है बेटा, स्पीड का बढ़ना एक फिक्स रेट से। अगर आपने स्पीड 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है तो अगले सेकंड में भी 2 मीटर बढ़ेगी, अगले 1 सेकंड में भी 2 मीटर बढ़ेगी, अगले 1 सेकंड में भी 2 मीटर। कई बार ऐसा होता है कि स्पीड बढ़ती है लेकिन कभी 1 सेकंड में ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी 1 सेकंड में कम बढ़ती है, उसको बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी स्पीड का बढ़ना एक्सेलरेशन है लेकिन 1 सेकंड में 2 बढ़ी, फिर 1 सेकंड में 2 बढ़ी, फिर 1 सेकंड में 2 बढ़ी, फिर 1 सेकंड में 2 बढ़ी, इस तरीके से स्पीड बढ़ रही है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर पहले 1 सेकंड में 2 बढ़ी लेकिन अगले 1 सेकंड में 5 की स्पीड बढ़ गई, अगले 1 सेकंड में 10 की स्पीड बढ़ गई, इसको बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी स्पीड दोनों में बढ़ रही है लेकिन एक में फिक्स स्पीड बढ़ रही है, एक में फिक्स स्पीड नहीं बढ़ रही। तो अभी हम एक्सेलरेशन का ग्राफ कर रहे हैं वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो चलो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इसका जो ग्राफ बनता है बेटा उसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। V फॉर वेलोसिटी, T फॉर टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, VT ग्राफ। ठीक है, चलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। याद रखना बेटा वेलोसिटी टाइम नाम से पता चल रहा है आपको कि आपको एक जगह पे टाइम लेना है, एक जगह पे, तो टाइम कहाँ लेना है, ऑलवेज एक्स एक्सिस पे, और इसको हमेशा वाई एक्सिस पे। तो दिस वुड बी टी एंड दिस वुड बी वी। तो ये है हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन व्हेन ए इज पॉजिटिव, यानी जब स्पीड बढ़ रही होगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा बेटा दिस वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एंड दिस वुड बी टी इन सेकेंड्स। चलो यहाँ पर टाइम इन सेकेंड्स, यहाँ पे वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, और इस केस में मेरी स्पीड घट रही होगी, स्पीड घटेगी तो बेटा ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। जैसे एग्जांपल समझो, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब भी समझो। जैसे पहले स्पीड थी उसकी 80, बाद में हुई 60, फिर बाद में हुई 40, फिर बाद में हुई 20, फिर हो गई 0। तो पहले 1 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी थी, 60 हो गई। फिर अगले 1 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी हो गई, 1 2, फिर अगले 1 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी होगी, 3, और ये हो गई 4, 4 पे 0। ठीक है, तो स्पीड घटते गई। पहले जैसे 1 सेकंड हुआ उसकी स्पीड 60 हो गई, फिर अगले 1 सेकंड में उसकी स्पीड 40 हो गई, अगले 1 सेकंड में उसकी स्पीड 20 हो गई, ऐसा। ठीक है, तो चाहिए बनाओ चाहे ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्राफ डिक्रीज होता है क्योंकि स्पीड घट रही है। और जब स्पीड ना घटेगी बेटा ना बढ़ेगी, जब स्पीड ना ही घटेगी और ना ही बढ़ेगी तो क्या होगा, मीटर पर सेकंड में, 1 सेकंड में। देखो जब स्पीड बढ़ रही है तो ग्राफ ऊपर जा रहा है, जब स्पीड घट रही है तो ग्राफ नीचे आ रहा है। अभी ना स्पीड बढ़ रही है ना स्पीड घट रही है, तो ग्राफ ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा, फिर सीधा जाएगा। दिस विल एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, ये एक्सेलरेशन नेगेटिव, वहाँ 0, इसको रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है। ठीक है बेटा, दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। जब स्पीड बढ़ेगी तो ग्राफ ऊपर, जब स्पीड घटेगी तो ग्राफ नीचे, जब स्पीड ना ही बढ़ेगी ना ही घटेगी तो ग्राफ बिल्कुल सीधा जाएगा, एक्सेलरेशन 0। चलो अब समझते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा बेटा, हम बनाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है, हम बनाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है। यहाँ टाइम ही होगा, यहाँ वेलोसिटी होगा, लेकिन अब ग्राफ सीधा नहीं जाएगा क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि फिक्स रेट से स्पीड नहीं बढ़ रही। तो ग्राफ आपके ऐसे बन सकता है, आपका ग्राफ ऐसे बन सकता है। ठीक है, आपका ग्राफ बेटा कैसे भी बन सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना, कैसे भी बन सकता है आपका ग्राफ। ठीक है, मेरे ख्याल से नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी आपको समझ में आ गया, ग्राफ कैसे भी बन सकता है। चलो अब तीसरी बात करते हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट जो तीसरी बात है। अब एक सवाल सीधा सा उसको समझो, ये बेटा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। देखो मैंने कहा कि यहाँ पे 2 बंदे हैं और ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इसने कहा कौन ज़्यादा तेज जा रहा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड के फॉर्मूले में आता है बेटा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं आपको बता दूं बेटा, जो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसकी की स्पीड ज़्यादा होगी। आप देखो इसने इतना टाइम लिया, इस बंदे ने इतना टाइम लिया, इतना टाइम लेने के बावजूद, यहाँ से इतना टाइम लेने के बाद भी इसने सिर्फ इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो जो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसकी स्पीड कैसी होगी, ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात है, यानी ए की स्पीड ज़्यादा है। आपके MCQs में ऐसे आ सकते हैं किसकी स्पीड ज़्यादा है। आप दूसरे तरीके से बता सकते हो कि जिसका स्लोप ज़्यादा है, इसको बोलते हैं स्लोप, कि ए का स्लोप ज़्यादा है इसलिए ए की स्पीड भी ज़्यादा है। चलो, या फिर आप ऐसे बता सकते हो कि ए ट्रैवल्स लार्जर डिस्टेंस इन शॉर्टर टाइम।
दैट्स वाई द स्पीड ऑफ ए इज ग्रेटर। आई होप क्लियर है। यही चीज़ एक्सेलरेशन में भी पूछी जा सकती है बेटा, कि इधर ले लिया टाइम, इधर स्पीड, ये डिस्टेंस की जगह ले ली वेलोसिटी। अब बताओ किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा, तो अगेन इसी का एक्सेलरेशन ज़्यादा, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा स्पीड बदल रहा है, ज़्यादा स्पीड चेंज हो रही है। तो अगर स्पीड ज़्यादा चेंज हो रही है कम टाइम में, तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा। आई होप क्लियर हो गई होगी बात। थोड़े से एक दो न्यूमेरिकल से बेटा वो समझते हैं। न्यूमेरिकल्स में एक बात समझो बेटा, हमारे पास 3-4 फॉर्मूले हैं, ठीक है। एक है हमारे पास ये, ठीक है, एक हमारे पास है v इजकस टू यू प्लस ए टी। ए क्या है, एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी, आपको बता चुका हूँ मैं। और u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी या टी टाइम। एक है हमारे पास s, जिसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, s इजकस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और एक होता है हमारा 2as इजकस टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये तब लगाना होगा जब स्पीड फिक्स नहीं होगी बेटा, यूनिफॉर्म नहीं होगी, तब ये लगाना है। अगर मोशन यूनिफॉर्म है तब तो आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है, स्पीड इजकस टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इन फॉर्मूले का ध्यान में रखना। चलो सवाल पढ़ते हैं। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब गाड़ी पहले रुकी हुई थी, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। यू फॉर इनिशियल वेलोसिटी बेटा, गाड़ी पहले रुकी हुई थी मतलब स्टार्टिंग में कैसे रुकी थी, उसकी स्पीड 0 थी, ठीक है। मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन भी दे रखा है आपको 0 मीटर। अच्छा, यूनिट पे ध्यान देना बेटा, ऐसा यूनिट जो होती है ना एक्सेलरेशन की, वो ये होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आपको यूनिट से भी पता चल जाएगा क्या दे रखा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना, 0.1। ए दे दिया हमें, टाइम भी दे दिया 4 मिनट। और एक चीज़ बेटा ध्यान रखना, 4 मिनट दिया है इसने, यहाँ पे सेकंड दे रखा है, यहाँ मिनट दे रखा है, तो उसको सेकंड में बदलेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 6 चौक 24, 240 सेकेंड्स। टाइम भी दे दिया इन्होंने। फाइंड द स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेवल, हमें स्पीड निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो आपको फॉर्मूला वो लगाना है, देखो हर फॉर्मूले में 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है हर फॉर्मूले में। आपको फॉर्मूला वो लगाना है जिसमें 3 वेरिएबल मुझे पता है, 1 वेरिएबल ना पता हो। ध्यान रखना बेटा, जिसमें 3 वेरिएबल पता हो, 1 वेरिएबल ना पता हो, वो फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखो मेरे पास ये फॉर्मूला है, v नहीं पता मुझे, v मुझे फाइंड करना है, स्पीड, तो v इजकल्स टू u इनिशियल वेलोसिटी जो कि 0, a 0.1 और टाइम 240। तो ये 0 हटा दो इसको, तो 1/10 डेसिमल है, एक नंबर के बाद डेसिमल, एक 0 नीचे, 240, 0 से 0 गया बेटा, 24 मीटर पर सेकेंड, दिस इज वेलोसिटी। फिर उसने कहा डिस्टेंस भी बताओ, डिस्टेंस ट्रैवल भी बताओ। ये रहा फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रैवल वाला, ये लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लगा रहा हूँ, देखो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज टू 2as। वी कितना है बेटा, अभी हमने निकाला है 24 का स्क्वायर, यू तो 0 है, 2 मल्टीप्लाई ए 0.1 और डिस्टेंस मुझे नहीं पता, तो 24 का स्क्वायर बेटा, 24 का स्क्वायर 576। ये कितना आ जाएगा 0.2, ये 0.2 इधर आके डिवाइड, तो कितना आ जाएगा इधर 576 अपॉन 0.2 इज टू एस। डेसिमल हटाते हैं, 0 ऊपर लगाते हैं, 60 अपॉन 2, क्योंकि नीचे से डेसिमल हटता तो 0 ऊपर जाता है बेटा, 2 से काटता है इसको, ये आ गया डिस्टेंस मीटर। तो इस तरीके से आपको सोचना है कौन सा फॉर्मूला लगाए। 4 में से 3 वेरिएबल जिसमें आपको पता है वो फॉर्मूला लगा दो। जैसे इस वाले में मुझे v निकालना था, मुझे u भी पता था, a भी पता था, t भी पता था, v निकल के, अब मुझे v भी पता है, u भी पता है, a भी पता है, s निकल गया। सिंपल। आप इन फॉर्मूलों को दिमाग में रखो ना, बस सवाल होंगे। जिस चीज़ में आपको पहले जो दे रखा है उसको लिख लो, हमें u पता है, हमें a पता है, हमें t पता है, 3 चीज़ें पता है, कौन सा फॉर्मूला चिपका दो। फिर आपको जो फाइंड करना है उस फॉर्मूले के हिसाब से, क्या मुझे 3 चीज़ें पता है तो लगा दो, सिंपल। चलो अगला सवाल देखो। अगला इस सवाल में क्या बेटा, अ ब्रेक अप्लाई टू अ कार प्रोड्यूस अ डी एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड। डी एक्सेलरेशन यानी, डी एक्सेलरेशन क्या होता है, डी एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड का घटना बेटा। तो जब स्पीड घटेगी तो दिमाग में डाल लो एक्सेलरेशन नेगेटिव, स्पीड घटने का मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। इफ अ कार रिक्वायर्स 2 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर एप्लीकेशन ब्रेक, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। बेटा अगर देखो 2 सेकंड के बाद रुक जाएगी, स्टॉप का मतलब फाइनली गाड़ी रुक जाएगी, यानी फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। दिमाग में डाल लो बेटा, 20 मीटर, 0 मीटर पर सेकंड, सॉरी 20 कह रहा हूँ। अगर ब्रेक लगने के बाद गाड़ी रुक जाएगी,
इनिशियल वेलोसिटी यानी स्टार्टिंग में किस स्पीड से चल रही है वो नहीं पता, लेकिन ब्रेक लगने के बाद रुक जाएगी हमें पता है, यानी फाइनली उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0, ये बात हमें पता है। अब मुझे v पता है, t पता है, a पता है, मुझे निकालना है डिस्टेंस। तो मेरे पास डिस्टेंस के 2 फॉर्मूले देखो, एक है f इज टू ut प्लस हाफ a स्क्वायर, एक है मेरे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज टू 2as। ठीक है, आप ध्यान से देखो, मुझे v पता है, a नहीं पता, a भी पता है, v भी पता है, t नहीं पता। इस वाले में मुझे 2 चीज़ें नहीं पता, ये फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। मुझे इस वाले में u नहीं पता और s नहीं पता। फिर से मुझे 2 चीज़ें नहीं पता, मैं फॉर्मूला वही लगाऊंगा जिसमें सिर्फ मुझे एक चीज़ ना पता हो। जैसे एक फॉर्मूला और आ गया, v इज टू u प्लस ए टी। अब मुझे v पता है, a पता है, t पता है, u नहीं पता, मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा। क्यों? मैंने आपको बोला 3 चीज़ें जिसमें है, चौथा चीज़ निकाल लो। v 0, u नहीं पता लेकिन a पता है, -6 इंटू टी इज 2 माइनस u माइनस 12, देखो 6 to 12, ये इधर जाके -12 इधर जाके +12 हो जाएगा, तो u आ गया। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से मुझे v पता है, u पता है और a पता है, s निकल जाएगा। आपको बात समझ में आई? आपको फॉर्मूला सेलेक्ट करना है कि जो फॉर्मूला मैं लगाने वाला हूँ, क्या उसमें मुझे एक चीज़ पता नहीं है या 2 चीज़ें नहीं पता। अगर 2 चीज़ें नहीं पता तो वो मत लगाओ, जिसमें एक चीज़ आपको नहीं पता वो फॉर्मूला लगा दो। अब देखो, आपको u पता चल गया, अब ये फॉर्मूला लगाओ। तो v कितना है? 0 है। u कितना है? 12 का स्क्वायर। 2 इंटू a पता है -6 और ये आ गया s। तो -12 मल्टीप्लाई 12 और 6 टू जाए 12, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। -12 से -12 गया 12 मीटर, यानी डिस्टेंस। कितना सिंपल था, बहुत सिंपल था ये, तो कोई दूसरा सवाल था ये। तो आपको सिर्फ ये समझना है बस। अब सारे सवाल आपके हो जाएंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा? अब सारे सवाल हो जाएंगे। एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है बेटा? जब कोई भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ ट्रैवल कर रही होती है तो उसकी स्पीड को हम क्या बोलते हैं बेटा? उसकी स्पीड को क्या बोलते हैं? देखो, इफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड देन इट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर। If a body moving in a circular path with uniform speed is called uniform circular motion। समझ में आ गई बात? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये बात क्लियर है। डिस्टेंस कितना? ये पूरा डिस्टेंस जो कि है 2πr अपॉन टी, ये होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड का फॉर्मूला। बस, दिस वॉज द लास्ट टॉपिक, न्यूमेरिकल। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर आपको बोल दे एक सर्कुलर में घूम रहा है जिसका रेडियस आपको पता हो 100 मीटर, लगा दो ना भाई फॉर्मूला, 2π × 100 अपॉन टाइम, जितने टाइम में घूम रहा है। क्लियर हो गई बात? चलो, बात समझ में आ गई। दिस वॉज द कंप्लीट चैप्टर बेटा। मेरे ख्याल से इस चैप्टर में आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए आपको समझ में आए, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बहुत सारी ऐसे वीडियोस आने वाली है, इसलिए फ्रेंड्स में शेयर कर दो, लाइक करो, कमेंट करो और जल्दी जल्दी शेयर कर दो। थैंक यू वेरी मच।